तो सेल का हम लोग विद्युत वाहक बल पढ़ लें, टर्मिनल विभवांतर पढ़ लें। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध। आप लोग हेडिंग बनाओ। बिल्कुल, बनाओ बेटा। सेल का आंतरिक प्रतिरोध, ये चलो इसकी परिभाषा हम लोग देख लेते हैं कि किसको बोलते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध। अच्छा, प्रतिरोध किसको बोलते हैं बेटा? बिल्कुल सही, धारा प्रवाह में चालक द्वारा उत्पन्न अवरोध हो गया प्रतिरोध। ओके, ऐसे ही आप लिखो, इसमें परिभाषा लिखो, सेल के भीतर, सेल के भीतर, हाँ लिखो, सेल के भीतर प्लेटों के बीच, सेल के भीतर प्लेटों के बीच विद्युत अपघट्ट द्वारा धारा प्रवाह में उत्पन्न अवरोध धारा प्रवाह में उत्पन्न अवरोध को उस सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। उस सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। लिख ले, ध्यान देना, इसे स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा चीज, इसका भी SI मात्रक ओम होता है। बात समझ में आ रही है? ये चीज इतना लिखो, फिर मैं समझाता हूं कि आंतरिक प्रतिरोध होता क्या है। लिख लिए? लिख लिए? चलो ध्यान दीजिए, मैंने कहा है ये कोई सेल है, सपोज करो, इसमें सेल के भीतर अगर हम देखें तो 2 इलेक्ट्रोड होंगे। बात समझ में आ रही है? एक पर हाई पोटेंशियल होगा उसको पॉजिटिव, एक पर लो पोटेंशियल होगा उसको टर्मिनल बोलेंगे, ठीक है। और ये प्लेटें किसी वैद्युत अपघट्ट में क्या होंगे? डूबी हुई होंगे। इस तरीके से मान लो अगर इसको हम जोड़ रहे हैं, बाई परिपथ बना रहे हैं इसके लिए, यहाँ पर कोई बल्ब है या फिर कोई रेजिस्टेंस है ना, ये इस तरीके से जैसे जोड़ोगे, सेल में धारा, सेल द्वारा धारा प्रवाहित होने लगेगी, तो बाह्य परिपथ में प्लस से माइनस ऐसे धारा प्रवाहित होगी। अगर हम सेल के भीतर है आंतरिक परिपथ में, तो माइनस से प्लस ये धारा प्रवाहित होगी, ठीक है। तो अगर हम बाहर देखें, बाह्य परिपथ में धारा प्रवाह में उत्पन्न अवरोध को आप लोग क्या बोलते थे? प्रतिरोध, उसको कैपिटल R लिखते थे। बात समझ में आ रही है? तो ये अवरोध कौन उत्पन्न करता था? चालक या जो भी उपकरण लगा है उसका कुछ ना कुछ अपना प्रतिरोध होता था, वो उत्पन्न करता था, या उसमें धारा प्रवाहित होती थी। लेकिन अगर हम सेल के भीतर आए तो हम देखते हैं सेल के भीतर जो धारा प्रवाहित होती है एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक, वो वैद्युत अपघट्ट से होकर जाती है।
किससे होकर जाती है? जो उसमें भरे होते हो, बात समझ में आए, रासायनिक पदार्थ, उससे होकर जाती है। तो जब ये धारा इस नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड तक जाएगा तो ये जो विद्युत अपघट्ट है वो कुछ ना कुछ इसके प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करता है। बात समझ में आ रही है? तो उसी अवरोध को हम लोग आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। आंतरिक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सेल के आंतरिक मामला है। बात समझ में आ रही है? सेल के भीतर की बात हो रही है, इसलिए इसको हम लोग आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। तो ऐसे ही याद हो गया होगा फिगर से, सेल के भीतर प्लेटों के बीच, बात समझ में आ रही है? सेल के भीतर प्लेटों के बीच वैद्युत अपघट्ट द्वारा धारा प्रवाह में उत्पन्न अवरोध। बात समझ में आ रही है? किसके द्वारा उत्पन्न हो रहा है? वैद्युत अपघट्ट के द्वारा। किसमें अवरोध उत्पन्न हो रहा है? धारा प्रवाह में उत्पन्न अवरोध को उस सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसका मतलब अलग अलग सेल का अलग अलग आंतरिक प्रतिरोध होता है। बात समझ में आ रही है? और हम लोग देख भी लेते हैं कि आंतरिक प्रतिरोध किन किन चीजों पर निर्भर करता है, ये भी पूछा जाता है। और ये पॉपुलर क्वेश्चन है कि आंतरिक प्रतिरोध से क्या समझते हैं, इसकी निर्भरता को लिखिए। बात समझ में आ रही है? 3 नंबर में 2 नंबर में पूछा जाता है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन। प्रतिरोध आपसे नहीं पूछा जाएगा, उसके लिए निश्चिंत रहिए, है ना, लेकिन आंतरिक प्रतिरोध जरूर पूछा जाएगा, इतना इंपॉर्टेंट है, ये प्रतिरोध से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में विशेष हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ थ्योरी भी करने वाले हैं। सबसे पहले तो इसकी निर्भरता देख लेते हैं, किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो यहाँ तक लिखने के बाद में आप हेडिंग बना लेना, आंतरिक प्रतिरोध की निर्भरता। आंतरिक प्रतिरोध की निर्भरता। ये हेडिंग बनाओ बेटा। कर ली? सबसे पहले इसकी डिपेंडेंसी देखो। ध्यान देना, हम लिखेंगे प्लेटों के बीच की दूरी किस पर निर्भर करता है बेटा? प्लेटों के बीच की दूरी इस पर निर्भर करता है। और प्लेटों के बीच की दूरी को अगर हम d माने तो हम लोग ये भी देखते हैं कि किस प्रकार से निर्भर करता है इस पर। तो प्लेटों के बीच की दूरी पर इस प्रकार से निर्भर करता है। आंतरिक प्रतिरोध है ना, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल D। ध्यान देना, अगर आप प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाते हो, बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ये हुआ, ये जो प्लेट है इनके बीच जो वैद्युत अपघट्ट भरे हुए हैं, बात समझ में आ रही है, जिसमें से धारा होकर जा रही है, तो धारा के लिए लंबाई बढ़ जाएगी वैद्युत अपघट्ट की। बात समझ में आ रही है? तो इस हिसाब से अगर इसकी लंबाई बढ़ी, धारा को ज़्यादा दूर ट्रेवल करना पड़ा वैद्युत अपघट्ट में, तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ जाएगा। आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो याद रखना, सेल के प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है वो बढ़ जाता है, और दूरी कम है तो आंतरिक प्रतिरोध कम होता है। बात समझ में आ रही है? कोई डाउट? दूसरा, ऐसा मैं लिखते चल रहा हूँ, अभी आप एक साथ लिख लेना। दूसरा देखना, प्लेटों के विद्युत अपघट्ट में डूबे हुए भाग के क्षेत्रफल। ध्यान देना बेटा, ये जो प्लेट है, इलेक्ट्रोड है, इसका कितना भाग डूबा है वैद्युत अपघट्ट में, उतना ही देखना है। उतने ही भाग के क्षेत्रफल की बात हो रही है। जैसे ये इतना ही भाग तो डूबा है, तो जो भाग प्लेटों का, जो इलेक्ट्रोड है या प्लेट जिसको बोलते हो, वैद्युत अपघट्ट में डूबा हुआ है, उतने ही भाग के क्षेत्रफल की हम लोग बात करेंगे। बात समझ में आ रही? तो अगर उसको हम ए माने तो प्लेटों के विद्युत अपघट्ट में डूबे हुए भाग के क्षेत्रफल ए पर, इस पर भी निर्भर करता है कि कितना भाग उसका डूबा हुआ है वैद्युत अपघट्ट, और किस प्रकार से निर्भर करता है उसको भी देख लेते हैं।
तो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल A, इस प्रकार से रहेगा। अगर ध्यान रखना, अगर इलेक्ट्रोड का जो क्षेत्रफल है वो ज़्यादा डूबा हुआ है वैद्युत अपघट्ट में, बात समझ में आ रही है, तो ज़्यादा क्षेत्रफल होगा ना तो आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाएगा। अगर वैद्युत अपघट्ट की मात्रा कम है सेल में, यानी कि उसका भाग कम डूबा हुआ है, बात समझ में आ रही है, तो क्षेत्रफल कम है तो आंतरिक प्रतिरोध ज़्यादा है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? ये चीज़ याद रखना कि उसका इलेक्ट्रोड का कितना भाग वैद्युत अपघट्ट में डूबा हुआ है इस बात पर निर्भर करता है। ओके, तीसरा चीज हम लोग देख लेते हैं। वैद्युत अपघट्ट, बातचीत नहीं बेटा, वैद्युत अपघट्ट की सांद्रता, सांद्रता तो आप लोग जानते हो, हाँ बोलो, अभी पूछ रहा हूँ। विद्युत अपघट्ट की सांद्रता हुआ प्रकृति पर, इस पर भी निर्भर करता है। बात समझ आ रही है कि उसकी सांद्रता कितनी है और प्रकृति कितनी है। सांद्रता का मतलब कोई बच्चा बताए क्या चाहिए बेटा? चलो, अगर हम इसको आसान भाषा में समझें तो आप बोल सकते हो कि विलयन की किसी निश्चित मात्रा में विलय की मात्रा कितनी है। बात समझ में आ रही है? जितना ही ज़्यादा विलय का मात्रा होगा उतनी ही ज़्यादा उसकी सांद्रता। विलय का मतलब तो समझ रहे हो ना? विलय का मतलब कम मात्रा वाला पदार्थ है ना, विलायक का मतलब ज़्यादा। चलो, सोल्यूशन तो आप लोग पढ़े ही होंगे, इस बार भी होगा विलयन ना, ठीक है बेटा। देखो, तो विद्युत अपघट्ट के सांद्रता पर, जैसे मान लो विद्युत अपघट्ट कॉपर सल्फेट है तो उसकी मात्रा कितनी है उस पर भी निर्भर करता है। दूसरी चीज उसकी प्रकृति, यानी कौन सा आप लिए हो विद्युत अपघट्ट, जैसे कॉपर सल्फेट लिए हो, H2SO4 लिए हो, क्या लिए हो, तो इन दोनों बातों पर निर्भर करता है। और किस प्रकार से, तो हम लोग बोलेंगे R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल C। मैं बता रहा हूँ C क्या है बेटा। जहां C एक नियतांक है, क्या है बेटा? एक नियतांक, ठीक है। लेकिन इसकी वैल्यू जो है दो चीजों पर निर्भर करती है, सांद्रता पर और प्रकृति पर। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि कितनी सांद्रता है और क्या उसका नेचर है। चलो, तो एक नियतांक है जिसका मान विद्युत अपघट्ट की सांद्रता व प्रकृति पर निर्भर करता है। नहीं, बातचीत मत करो, बात समझ में आई? सी क्या है बेटा? एक नियतांक है जिसकी वैल्यू किस पर निर्भर करती है? सांद्रता और प्रकृति पर निर्भर करती है। ओके, चलो 3 हो गया। चौथा मैंने आपको पहले ही पढ़ा रखा है, ताप पर वैद्युत अपघट्ट की निर्भरता, पढ़े हो ना? वैद्युत अपघट्ट, देखो चौथा, वैद्युत अपघट्ट के प्रतिरोध पर निर्भरता क्या होती है, देखना। आंतरिक प्रतिरोध ही तो है, लिखेंगे विद्युत अपघट्ट के ताप पर। अगर हम ताप को यहाँ पर थीटा से लिखें, किससे लिखे बेटा? तो इस पर निर्भर करता है, और किस प्रकार से निर्भर करता है वो भी देखते हैं। तो आप लोग पहले ही पढ़ चुके हो धातुओं और मिश्र धातुओं के लिए, याद है ना? धातु, शुद्ध धातु और मिश्र धातु। शुद्ध धातु और मिश्र धातु, तो हम बता रहे थे शुद्ध धातु और मिश्र धातु, इसके लिए जो प्रतिरोध का मान होता था आप सभी जानते थे, ताप बढ़ाने पर बढ़ता था। बात समझ में आ रही है? अगर हम ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान भी बढ़ेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? ताप घटाएंगे तो प्रतिरोध का मान भी बढ़ेगा। लेकिन दो चीज और बताए थे आपको, विद्युत अपघट्ट इलेक्ट्रोलाइट्स
और अर्धचालक, इन दोनों के लिए हम लोग पढ़े थे कि ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान, ये चीज, और अगर ताप घटाओगे तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, उल्टा निर्भर करता है। बात समझ में आ रही है? यही तो पढ़े थे। तो यहाँ विद्युत अपघट्ट के प्रतिरोध की बात हो रही या फिर अर्धचालक के प्रतिरोध की बात हो रही। तो यहाँ पर देखो आंतरिक जो प्रतिरोध है इसकी जो परिभाषा लिखे हो, विद्युत अपघट्ट द्वारा उत्पन्न अवरोध, विद्युत अपघट्ट के ही तो प्रतिरोध की बात हो रही है। बात समझ में आ रही है? तो विद्युत आंतरिक प्रतिरोध की निर्भरता का मतलब विद्युत अपघट्ट के प्रतिरोध की निर्भरता ताप पर। तो आप जानते हो किस क्रम में होगा? व्युत्क्रम में, है ना? देखेंगे तो लिखेंगे विद्युत अपघट्ट के ताप पर जो आंतरिक प्रतिरोध है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, इस तरीके से। अगर हम ताप बढ़ाएंगे तो आंतरिक प्रतिरोध घटेगा, ताप घटाएंगे तो आंतरिक प्रतिरोध बढ़ेगा। इन चार चीजों पर ऐसे निर्भर करता है। आगे चले, इस पर हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ थियरी भी देख लेते हैं। लिखो बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ थियरी, बनाओ इसको, बनाओ। लिख लिए? सबसे पहला कॉन्सेप्ट ऑफ थियरी लिखो बेटा, इसमें लिखो सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का, हाँ लिखो, सेल का आंतरिक प्रतिरोध नियत नहीं होता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध नियत नहीं होता है। लिख ले बेटा, नियत नहीं होता तो घटता बढ़ता होगा। तो आगे इसी में लिखो सेल को उपयोग में लाने पर, सेल को उपयोग में लाने पर इसका आंतरिक प्रतिरोध बढ़ता है। इसका आंतरिक प्रतिरोध बढ़ता है। लिख लें? बात समझ में आई? यानी कि कोई भी सेल होगा उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर वो कांस्टेंट नहीं होगा। जैसे जैसे हम उपयोग में उसको लाएंगे उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? बढ़ता जाएगा। ये याद रखना, समय के साथ क्या होता है, जो स्मॉल आर है वो बढ़ता जाएगा। पहला कॉन्सेप्ट ऑफ थ्योरी हो गया। दूसरा लिखो बेटा, दूसरा लिखो आदर्श सेल का आंतरिक प्रतिरोध, आदर्श सेल का आंतरिक प्रतिरोध शून्य होता है। आदर्श सेल का आंतरिक प्रतिरोध शून्य होता है। बात समझ में आ रही? ठीक है ना? जितने भी सीओटी पॉइंट लिख रहे हो ये आपके ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत प्लस पॉइंट होंगे। अब मेरी बात सुन लो, पहले एक लाइन सुन लो बस, जो कि संभव नहीं है, व्यवहार में पॉसिबल है ही नहीं। बात समझ में आ रही है? ये चीज याद रखना। कोई भी सेल होगा। तीसरा देखो बेटा, तीसरा पॉइंट आप लिखो, प्राथमिक सेल की तुलना में, लिखो लिखो लिखो, प्राथमिक सेल की तुलना में, प्राथमिक सेल की तुलना में द्वितीयक सेल का आंतरिक प्रतिरोध, द्वितीयक सेल का आंतरिक प्रतिरोध, द्वितीयक सेल का आंतरिक प्रतिरोध कम होता है।
द्वितीयक सेल का आंतरिक प्रतिरोध कम होता है। ये याद रखना कि जो सेकेंडरी टाइप का जो सेल होता है उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो प्राइमरी टाइप के सेल से थोड़ा कम है। ये चीज हो गया। तीसरा पॉइंट हो गया, चौथा लिखो बेटा आप, इसको मैं समझा रहा हूं, याद देखना। आंतरिक प्रतिरोध के होने के कारण सेल का मतलब विद्युत सेल, बायोलॉजी मत चले जाना, है ना। चलो, सेल का परिपथ प्रतीक, ध्यान देना बेटा, सेल को हम लोग कैसे बनाते हैं। सेल को आप विद्युत परिपथ के लिए ऐसे बनाते हो, ऐसे ही तो बनाते हो ये, और इसको आप पॉजिटिव टर्मिनल और इसको आप नेगेटिव टर्मिनल, ये आपका विद्युत सेल होता है। लेकिन आंतरिक प्रतिरोध है तो ये भी आपको प्रदर्शित करना है, बात समझ में आ रही है। और देखो आंतरिक प्रतिरोध को हम लोग कैसे जोड़ते हैं। ये चीज हो गया, समझा रहा हूं, परेशान मत रहो, ऐसे जबरदस्ती नहीं पढ़ाऊंगा। ये परिपथ प्रतीक होता है सेल का, और हम लोग बताते हैं कि ये जो है इसका विद्युत वाहक बल है। ई क्या है बेटा, इसका विद्युत वाहक, और ये क्या है बेटा, तो इसका आंतरिक प्रतिरोध। बात समझ में आ रही, कोई डाउट? हाँ ठीक है, रखे रहो, अभी ले लूंगा। ध्यान देना बेटा, अब एक प्रश्न है और वो ये, बातचीत नहीं करो, बढ़िया समझो कि सेल के आंतरिक प्रतिरोध को आपने सेल में श्रेणी क्रम में ही क्यों जोड़ दिया। देखो, समांतर क्रम में जोड़ सकते थे, श्रेणी क्रम में ही क्यों जोड़ रहे हैं। कॉन्सेप्ट है ना क्लियर, इसको समझिए। ये सेल के इलेक्ट्रोड हो गए, बात समझ में आ रही है। अगर ये हाई पोटेंशियल है तो प्लस, लो पोटेंशियल है तो माइनस। इसमें इलेक्ट्रोड, वो इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे भरे हुए होंगे और इलेक्ट्रोड उसमें क्या होगा, डूबा हुआ। अगर आप बाह्य परिपथ से ऐसे जोड़ दिए इसको, बात समझ में आ रही है, ऐसे करके, तो बल्ब क्या होगा, जलने लगेगा। कैसे, इसमें धारा प्रवाहित होगी प्लस से माइनस, बाह्य परिपथ में, और भीतर माइनस से प्लस की। कॉन्सेप्ट समझना बढ़िया से, इस प्रकार से। आप लोगों को समझ में आ रहा है बेटा, ध्यान देना। तो सेल के बाहर प्लस से माइनस और सेल के भीतर माइनस से प्लस, ऐसा होता ही है रियल में, ठीक है। माइनस से प्लस की ओर प्रवाहित होगा। अब हम सभी जानते हैं श्रेणी क्रम क्या होता है बेटा। श्रेणी क्रम में एक कॉन्सेप्ट हम लोग समझ के रखे हैं कि धारा जो होती है सभी प्रतिरोधों में समान होती है, सभी प्रतिरोधों में समान धारा प्रवाहित, और विभवांतर भिन्न भिन्न होते हैं। समांतर क्रम में सभी प्रतिरोधों में धारा भिन्न भिन्न, बात समझ आ रही, विभवांतर समान होता है। यहाँ पे देखो आप बेटा, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होगा, मान लो इसका रेजिस्टेंस कितना है, R, बात समझ में आ रही। तो इसमें धारा कितनी प्रवाहित हो रही, I, और विद्युत अपघट्ट का रेजिस्टेंस कितना है बेटा, स्मॉल r। इसमें धारा कितनी प्रवाहित हो रही, I धारा तो प्रवाहित हो रही सेल में, यहाँ भी I धारा, बात समझ में आ रही है। पूरे परिपथ में I धारा ही प्रवाहित है, धारा एक समान है, धारा एक समान है ना, विभवांतर अलग अलग होगा। यहाँ इसके सिरों के बीच विभवांतर निकालोगे कुछ दूसरा आएगा, और इन इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर निकालोगे कुछ दूसरा आएगा। ध्यान रहे, इलेक्ट्रोडों के बीच जब हम लोग वोल्ट मीटर लगाते हैं तो वहाँ पे हमको इन इलेक्ट्रोडों के बीच का विभवांतर की रीडिंग मिलती है, टर्मिनल विभवांतर, विद्युत वाहक बल की नहीं। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में टर्मिनल विभवांतर V2 मिलेगा, तो विभवांतर भिन्न भिन्न, बात समझ में आ रही है। और धारा देखो समान, कौन सा क्रम है, श्रेणी क्रम होगा ना ये।
आप जानते हो टर्मिनल विभवांतर बाह्य परिपथ पर निर्भर करता है, जैसे हमारा बाह्य परिपथ होगा उस हिसाब से टर्मिनल विभवांतर बदलता रहेगा। लेकिन धारा तो यहाँ से आई जा रही, धारा ऐसे आई ही पास होगी यहाँ पर भी, तो धारा समान है, विभवांतर भिन्न भिन्न है, इसलिए हम सेल को क्या करते हैं, सेल में आंतरिक प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा हुआ समझा जा सकता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? तो इसलिए मैंने जोड़ दिया है। तो याद रखना, जब भी सेल का आंतरिक प्रतिरोध को लेकर चलना होगा तब आप सेल का विद्युत परिपथ संकेत इस तरीके से बनाएंगे, सेल बनाएंगे और उसमें श्रेणी क्रम में आंतरिक प्रतिरोध जोड़ दो। कॉन्सेप्ट क्लियर? और ऐसे डॉटेड लाइन खींच देना कि यहाँ से यहाँ तक सेल। बात समझ में आ रही है? इसके बाद हम लोग सेल का विद्युत वाहक बल पढ़ लें, टर्मिनल विभवांतर पढ़ लें, आंतरिक प्रतिरोध पढ़ लें। इन तीनों में संबंध होता है और वो बहुत ही पूछा जाता है और उस पर न्यूमेरिकल भी बहुत आता है। आप लोग 10th भी लगाए होंगे तो लगाए होंगे V = E - IR। बी टर्मिनल विभवांतर, ई विद्युत वाहक बल, स्मॉल आर आंतरिक प्रतिरोध, और आई क्या है, परिपथ में प्रवाहित धारा। ये रिलेशन हम लोगों को फाइंड आउट करना है। बात समझ में आ रही है? चलो देखते हैं। तो आप लोग हेडिंग बनाओ, रिलेशन एमंग EMF। EMF का मतलब बेटा बिल्कुल सही, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और एक चीज और लेंगे, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। एंड बिल्कुल सही है, इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस दिख रहा है ऑफ सेल। ये सेल के विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। ये आप हेडिंग करो बेटा। सेल के विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। ये हेडिंग बनाओ। मान लेंगे हमारे पास एक विद्युत सेल है, ये कैसा है, पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल, और इसमें ये जो है बेटा ये इसका आंतरिक प्रतिरोध है। क्या है ये? आंतरिक प्रतिरोध। और इसका विद्युत वाहक बल ये विद्युत वाहक बल हुआ और ये आंतरिक प्रतिरोध। कॉन्सेप्ट क्लियर? बातचीत मत करो नहीं तो कम समझ में आएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो E और R तो हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं टर्मिनल विभवांतर की। तो बाह्य परिपथ में सपोज करो कि एक रेजिस्टेंस है। क्या है? यहाँ पे भी एक स्विच चाहो तो लगा दो।
स्विच ऑन है, बात समझ में आ रही है। और अगर ऐसा है तो बाह्य परिपथ में धारा प्रवाहित होगी, और आप जानते हो धारा कैसे प्रवाहित होगी, प्लस से माइनस की धारा ऐसे इसमें प्रवाहित होगी। फिर इधर कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब ध्यान देना, सेल के भीतर धारा माइनस से प्लस की ओर, धारा की दिशा क्या होती है, धन आवेशों के प्रवाह की दिशा में। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर आवेश प्रवाहित हो रहा है, धन आवेश, उसके लिए उत्तरदायी कौन है, विद्युत वाहक बल। बात समझ में आ रही। तो इसकी डायरेक्शन भी बना दो, इसकी डायरेक्शन क्या होती है बेटा, और धारा से अंतर प्रदर्शित कराने के लिए एरो के पीछे हम लोग क्या करते हैं, एक सर्कल बना देते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर। अच्छा, बाह्य परिपथ का प्रतिरोध आप मान लो कैपिटल आर है, कितना है बेटा, कोई डाउट। तो इस कैपिटल आर के सिरों के बीच जो विभवांतर होगा उसको हम लोग टर्मिनल विभवांतर बोलेंगे। बात समझ में आ रही है। और उसको हम लोग मान ले रहे हैं कि प्रतिरोध आर के सिरों के बीच जो टर्मिनल विभवांतर है उसकी वैल्यू कितना है, कैपिटल वी। ये तो आपके पास टर्मिनल विभवांतर V है, सेल का विद्युत वाहक बल E है, और उसका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r। इन तीनों में रिलेशन फाइंड आउट करना है। चलो देखते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। फिगर आपको समझ में आया, कोई डाउट तो नहीं इसमें। ओके, सबसे पहले विद्युत वाहक बल की बात कर लेते हैं। बात समझ में आ रही है। लिखेंगे यदि Q आवेश है, किसको बेटा, मान लो आवेश Q है, यदि Q आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में, यानी ना प्रवाहित करने में सेल द्वारा किया गया कार्य या दी गई ऊर्जा, बात समझ में आ रही है, सेल द्वारा दी गई ऊर्जा कितनी है बेटा, W। क्या मान ली, W। तब सेल का विद्युत वाहक बल, परिभाषा से हमको पता है E = W अपॉन Q, यही तो होगा बेटा। ओके, अगर हम ऐसे लिखना चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, W अपॉन Q = E, इसके बराबर होगा। एक स्टेप बच जाएगा आपका, बस। यहाँ तक बात समझ में आ रही, कोई डाउट, ठीक है। यहाँ से अगर हम W के लिए सॉल्व करें तो अगला स्टेप आपको मिलेगा W = E × Q। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर एक लैंग्वेज लिखेंगे, यदि परिपथ में प्रवाहित धारा का मान I है, प्रवाहित धारा का मान कितना है बेटा, देखो परिपथ में प्रवाहित धारा का मान कितना माने, I माने हो ना, तो हम इतना मान ले कि परिपथ में प्रवाहित धारा का मान I है। तब T समय में कितना बेटा, T समय में प्रवाहित आवेश, समझना, आवेश को हम लोग क्यों माने, कितना, T समय में कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो Q बराबर I × यही तो होगा। कोई डाउट, इसको आप डायरेक्ट लिख सकते थे, बट Q = I × T, तो आपको समझाने के लिए लिख दिए हैं। ऐसा आप एग्जाम में डायरेक्ट भी लिख सकते हो, क्लियर है ना, क्योंकि I धारा प्रवाहित हो रही है, देख ही रहे हो।
Q बराबर I इंटू टी लिख देना, पता चल जाएगा T समय में कितना आवेश प्रवाहित हुआ। तो जहाँ पर Q है वहाँ क्या पुट कर दें, I इंटू टी। तो अगले स्टेप में हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए W बराबर E Q की जगह I और T, इसको बनाएंगे इक्वेशन फर्स्ट। क्या बनाएंगे बेटा, इसकी गणना तो आप कर ले कि सेल द्वारा कितनी ऊर्जा दी जा रही है। बताओ, ये समझ में आ रहा है, सेल द्वारा EIT ऊर्जा दी जा रही है। बात क्लियर है? ओके। अब ये ऊर्जा कहाँ कहाँ खर्च हो रही है उसको देख लेते हैं हम लोग। ये जो ऊर्जा है ये दो भागों में प्रयुक्त होती है, एक तो बाह्य परिपथ में खर्च होगी और बाह्य परिपथ में प्रतिरोध R के सिरों के बीच उष्मा के रूप में व्यय होगी। बात समझ में आ रही है? और जो बचा हुआ भाग होगा वो सेल के अंदर स्मॉल r यानी आंतरिक प्रतिरोध है। बात समझ में आ रही है? तो उसमें उष्मा के रूप में व्यय होगी। बात समझ में आ रही है? चलो लिखते हैं एक एक ऊर्जा लिखेंगे। यह ऊर्जा कौन सी ऊर्जा, W, जो सेल द्वारा दी गई है। बात समझ में आ रही है? तो यह ऊर्जा दो भागों में प्रयुक्त होती है। देखो, पहला भाग देखा बेटा कि कहाँ खर्च होता है, तो लिखेंगे बाह्य परिपथ में। इतना लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है। कैपिटल R जो प्रतिरोध लगा है वो बाह्य परिपथ में है ना, तो डायरेक्ट लिख रहा हूं प्रतिरोध कैपिटल R के सिरों पर डायरेक्ट लिखो R में उष्मा के रूप में। किसके रूप में बेटा, ये हो गया प्रतिरोध R में उष्मा के रूप में व्यय होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करना चाहें कि कितना उष्मा के रूप में ऊर्जा जो है व्यय हो रही है, तो उसको ध्यान से देखना। Q आवेश को यहाँ से प्रतिरोध के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता होगा। वही कार्य क्या है, उष्मा के रूप में व्यय होता है, उसको निकाल लेते हैं। बात समझ में आ रही है? तो मान लीजिए प्रतिरोध R के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक आवेश Q को, कितने आवेश को, Q आवेश को ले जाने में किया गया कार्य हम लोग कितना माने, W एक्सटर्नल। बाहर है ना बाह्य परिपथ में, WEXT कर ले, W एक्सटर्नल। यहाँ पे देखना WEXT एक्सटर्नल अपान उस आवेश को ले लीजिए। तो इन दोनों का अनुपात होगा क्या, प्रतिरोध R के सिरों के बीच विभवांतर के बराबर होगा कि नहीं होगा, बताओ, होगा ना। तो प्रतिरोध R के सिरों के बीच विभवांतर कितना है, इसी से हम लोग W एक्सटर्नल की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ पर। तो लिखेंगे WEXT कितना होगा बेटा, V इंटू, इसी के बराबर तो होगा, और Q बराबर I इंटू टी। VIT, एक तो ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। ओके, अब दूसरा निकाल लेते हैं हम लोग। ये समझ में तो आया है ना। ओके, दूसरा निकाल लेते हैं कि सेल के भीतर आंतरिक परिपथ में कितना ऊर्जा क्षय होता है। तो उसके लिए लिखेंगे सेकंड आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r, यहां भी उष्मा के रूप में। इसको देख लेते हैं बेटा, सेल के भीतर, ध्यान देना, सेल के भीतर आओगे
तो एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक Q आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, उसको हम लोग W इंटरनल मान लेते हैं। कितना मान लें? W इंटरनल। यहां पर लिखेंगे, इसका पूरा लैंग्वेज लिख देते हैं, नहीं तो बाद में आपको कम समझ में आएगा। जहां पे WEXT ये है क्या बेटा, तो लिखेंगे Q को प्रतिरोध R के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में किया गया कार्य। बताओ बेटा, बात समझ में आई? अब तो नहीं बोलोगे ना, लैंग्वेज लिखा रहेगा। एक सिरे से दूसरे सिरे तक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य W एक्सटर्नल था, तो कार्य लेंगे और उस आवेश को लेंगे, उन दोनों का हम लोग क्या करेंगे? अनुपात करेंगे, तो उनके सिरों के बीच टर्मिनल विभवांतर के बराबर होगा। यहीं से हम लोग W एक्सटर्नल की वैल्यू निकाले हैं। कोई डाउट? यहां पर भी आप लिख लो W इंटरनल क्या है, ताकि दिक्कत ना हो बाद में। आंतरिक कार्य लिखेंगे, आवेश Q को सेल के भीतर सेल के एक इलेक्ट्रोड दूसरे इलेक्ट्रोड ले जाने में किया गया कार्य। बात समझ में आ रही बेटा? ये चीज क्या? अच्छा, एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक, हाँ, प्रतिरोध के एक सिरे से, अरे एक सिरा ये हो गया, दूसरा सिरा ये हो गया। बात समझ में आ रही है? एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में किया गया कार्य। कोई डाउट? ओके, तो किया गया कार्य इसको आप लोग मान लिए हैं। तो यहाँ पे समझना कि W इंटरनल और बटे किस आवेश को ले जा रहे हो? Q आवेश को, वो ले लो। इन दोनों का अनुपात होगा क्या? इलेक्ट्रोड, सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच जो टर्मिनल विभवांतर उसके बराबर होगा। याद रखना, टर्मिनल विभवांतर विद्युतवाहक बल के बराबर नहीं होगा। विद्युतवाहक बल के तब बराबर होगा जब पूरे परिपथ में। बात समझ में आ रही है? तो वहां पर आप मान लेना B डैश है। कितना मान लेना बेटा? B डैश है। कोई डाउट? ओके, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं W इंटरनल बराबर Q का उधर गुणा होगा, तो B डैश इंटू Q। Q की जगह हम डायरेक्ट लिख रहे हैं IT, है ना? I इंटू। कोई डाउट इसमें? ऐसे ही BIT VIT, यहाँ भी तो ऐसे EIT विद्युतवाहक बल था, सब में वही आएगा बार बार। Q की जगह हम लोग IT लिखेंगे। इतना हो गया। B डैश है क्या? यहाँ पर हम लोग बता देंगे, जहाँ V डैश प्रतिरोध की परिभाषा से V बराबर IR। बात समझ आ रही है? तो धारा सेल के भीतर तो I ही प्रवाहित होगी, I, लेकिन सेल के भीतर प्रतिरोध कितना होगा? स्मॉल r, आंतरिक प्रतिरोध। बात समझ में आ रही है? तो जहां पर B डैश है बेटा, वहां पर हम लोग क्या लिख देंगे? I इंटू R। इसलिए W इंटरनल बराबर B डैश की जगह IR, तो I का गुणा I स्क्वायर, स्मॉल r और T। कोई डाउट? इसको ही बना लो। ये दो भागों में ये ऊर्जा खर्च हो रही है। बहुत ही आसान डेरिवेशन है। सबसे पहले हमको निकालना है कि सेल द्वारा ऊर्जा दिया कितना जा रहा है, तो सेल द्वारा ऊर्जा इतना दिया जा रहा है। बात समझ में आ रही है? ये चीज हो गया। अब ये ऊर्जा खर्च किन भागों में हो रही? दो भागों में।
बाह्य प्रतिरोध और आंतरिक प्रतिरोध, यानी बाह्य परिपथ में और आंतरिक प्रतिरोध, ऊष्मा के रूप में क्षय होती है। बात समझ में आ रही है? तो इसी ऊर्जा को तो दो भागों में बांट रहे हो। अगर ऊर्जा संरक्षण के नियम से देखें, इन दोनों को जोड़ें तो यही आवेश मिलना, यही ऊर्जा मिलनी चाहिए, क्योंकि ऊर्जा संरक्षण का नियम ये कहता है ना तो ऊर्जा नष्ट होगी ना तो उत्पन्न होगी, हम उसको परिवर्तित कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? किसमें? ऊष्मा के रूप में परिवर्तित कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो हम लोग लिखेंगे ऊर्जा संरक्षण के नियम से W इज इक्वल टू W एक्सटर्नल प्लस W इंटरनल। कोई डाउट नहीं ना? लिख देंगे। ऊर्जा संरक्षण के नियम से ध्यान देना बेटा, 2 लाइन का बचा हुआ है, इधर देखो। W इज इक्वल टू W एक्सटर्नल प्लस W इंटरनल। यहाँ तक बात समझ में आ रही? सबकी वैल्यू पुट कर दो। W की वैल्यू सबसे पहले लिखेंगे EIT, यही तो था, और W एक्सटर्नल की वैल्यू VIT। V क्या है? बाह्य प्रतिरोध के सिरों के बीच का टर्मिनल विभवांतर, और प्लस W इंटरनल की वैल्यू I स्क्वायर स्मॉल r t, यही तो है बेटा। ओके, तो EI इंटू, यहाँ से IT और IT कॉमन कर लो, तो IT जब हम कॉमन करेंगे बेटा तो यहाँ बचेगा क्या? V प्लस यहाँ एक I बचेगा और T तो बाहर चला गया, केवल R बचेगा। IT से IT क्या होगा? कैंसिल होगा, तो आपको मिला क्या? E इज इक्वल टू B प्लस I इंटू R। अगर हम इसको B के लिए सॉल्व करें तो इसलिए V बराबर यहाँ पे देखो E प्लस का है ना, उधर जाएगा माइनस का। अच्छा, B यहाँ रोक लो, IR प्लस का है ना, इधर आएगा माइनस का। तो E यहाँ पहले से था, IR प्लस का इधर आया माइनस का। तो यही तो हमको प्राप्त करना था, B बराबर E माइनस। डेरिवेशन समझ में आया? कोई डाउट नहीं ना? आसान था। V इज इक्वल टू E माइनस IR। की पॉइंट याद रखना, करना क्या है? सेल द्वारा दी गई ऊर्जा निकाल लेना है। वो ऊर्जा 2 भागों में खर्च होती है, वो बता देना, बाह्य परिपथ में और आंतरिक परिपथ में। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम से दोनों ऊर्जाओं को जोड़ें तो हमको प्रारंभिक ऊर्जा मिलनी चाहिए थी, जोड़ दिए।